अगर आप फ्रेशर हैं, ये तो एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर हैं तब एचआर आपसे प्रोफाइल रिलेटेड डायरेक्टली सिचुएशन देगा कि मान लो आप हाँ 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 अच्छा हाँ वो घर में आ रहे थे, वो सिमेंट आ गया क्या? अच्छा ठीक है, इस तरह से ये एक्चुअली वैसा ही हुआ है। दिल्ली में आई वाज वर्किंग इन एचसीएल एंड आई वाज अपियरिंग इन इंटरव्यू ऑफ सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, वहां ऐसा हुआ था। तो एचआर ने बहुत वैसा किया कि मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसा शो ऑफ कर रहे थे कि मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो चेक करते हैं कि आप कितने अलर्ट हो, कितने अलर्ट हो, ठीक है। तो ऐसे इंटरव्यू में जब एचआर आपके माइंड को स्ट्रेस क्रिएट करने की कोशिश करे या आपके बताए गए क्वेश्चन को गलत बताए या आपके सामने ऐसा बिहेव किए कि आपको इग्नोर कर रहा है, ऐसे में आपको स्टेबल रह के सिर्फ एचआर के क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है कि उसने पूछा क्या, बाकी से भूल जाइए, ठीक है। तो इसमें सक्सेसफुल होने का तरीका ये। उसके बाद आता है बिहेवियरल इंटरव्यू। बिहेवियर का सीधा सीधा मतलब होता है कि हाउ यू एक्चुअली बिहेव इन अ रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन में आप कैसा बिहेव करते हो। मान लीजिए मैं एक नेटवर्क इंजीनियर हूं और मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। 4 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं किसी कंपनी में जाता हूं इंटरव्यू लेने के लिए, वो देखता है मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो मुझसे एग्जैक्टली पूछेगा कि आप 4 साल में तुमने किया है। अच्छा आप इस कंपनी में नेटवर्क इंजीनियर थे, कैसे काम किया, कौन से प्रोजेक्ट थे, प्रोजेक्ट में कैसे काम हुआ, आपके प्रोजेक्ट में नेटवर्किंग का क्या यूटिलाइजेशन। तो बिहेवियर इंटरव्यू में अगर आप एक एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं तो आपसे एचआर आपने क्या किया है एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेगा। यहां क्या करते थे, ये क्या करते थे, ये मशीन पे काम करते थे कैसे। उसे खाली वो लोग सिलेक्शन नहीं करते, इंटरव्यू करवाते हैं उसके बाद बच्चों का ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। एक सेमिनार हॉल में बिठा देते हैं 10 to 11 बच्चों को और एक एचआर बैठा होता है। एचआर आपको टॉपिक डिस्क्लोज करता है कि ये ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है और बच्चे उसके ऊपर बोलना शुरू करते हैं। क्या होता है कि एचआर टॉपिक तुरंत देता है, इसलिए वो जो टॉपिक देगा डेफिनेटली बच्चों को मालूम नहीं होगा अचानक दिया गया टॉपिक, तो पहले वो थोड़ा सा खुद ब्रीफ करता है उस टॉपिक के बारे में ताकि बच्चों को अंदाजा लगे कि उस विषय में बोलना क्या है। उसके बाद एक एक बच्चे को बोलता है कि हाँ ठीक है आप आपस में डिस्कशन शुरू। पर जीडी में ये किसी बच्चे को पॉइंट आउट करके नहीं बोला था कि पहला तुम बोलो फिर तुम बोलो फिर तुम बोलो। एचआर ने बोला टॉपिक डिस्क्लोज कर दिया, बच्चे आपस में डिस्कस करें उस चीज और एचआर खाली नोट डाउन करता है कि बच्चे डिस्कस कैसे कर रहे हैं। और जब डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है फिर एचआर वाइंड अप कर देता है, दैट्स अ जीडी। तो अब इंटरव्यूज होते कितने कैटेगरी क्या क्या है। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड, सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड, थर्ड इज स्ट्रेस, देन पैनल एंड देन बिहेवियर। 5 कैटेगरी के इंटरव्यू। पहला आता है आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब आप एचआर के सामने सीवी लेकर गए, एचआर 2 माध्यम से आपसे सवाल पूछेगा। या तो एचआर आपने सीवी में जो लिखा है उसके संदर्भ में आपसे पूछेगा ही पूछेगा, प्लस जिस पोजीशन के लिए हायर किया जा रहा है उस पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। जैसे कि जावा प्रोग्रामर के लिए हायरिंग चल रही है तो वो सब पूछेगा जावा में, जावा में ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये बताइए, ये बताइए, ठीक है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामर के लिए हायरिंग चल रही है तो सी प्लस प्लस से जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है वो पूछेगा आपसे। डेटाबेस के लिए हायरिंग चल रही है, डेटाबेस से पूछेगा या जो भी प्रोफाइल आपका है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाएंगे कि आपने रिज्यूम में क्या मेंशन किया, इसलिए रिज्यूम में आप वो चीज डालिए जो आप चाहते हैं कि एचआर इससे क्वेश्चन पूछेगा। मैंने रिज्यूम में भी आपको बताया कि जहां पे भी आप इंडस्ट्रियल विजिट करने गए हो, जहां पे भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने गए हो या जो भी आपने किया हो लाइफ में पीजी यूजी वो सब आप मेंशन करेंगे। एचआर आपका सीवी देखेगा, मान लीजिए सीवी पे उसने देख लिया कि यू हैव कंप्लीटेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम गैमेट स्टील, सपोज यू हैव कंप्लीटेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फ्रॉम गैमेट स्टील, तो वो देखेगा तो उससे पूछेगा कि क्या किया।
करंट सिटी में ट्रेनिंग करने गए थे, क्या ट्रेनिंग की? ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा, काम कैसे होगा? तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में एचआर आप जिस प्रोफाइल के लिए हायर होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ दिए, कितने वैलिड है कितने नहीं, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आपका चलता है, उसमें आपके रेफरेंसेस काम है। आप रेफरेंस में लिख सकते हो अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, जहां रह रहे हो उस एरिया का रेफरेंसेस पे अपना तो देते नहीं, क्योंकि तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे आसपास के लोग कि कहीं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा और पता किया जाए कि क्या व्यक्ति गोरखपुर में रहने वाला था, तो आसपास के व्यक्ति जो है वो रेफरेंस देते, क्या इस व्यक्ति ने यहीं से ग्रेजुएशन किया है, तो आपके प्रिंसिपल सर्विस मैडम के साथ कंपनी का मेल आएगा और वहां से रिप्लाई दे सकते हैं कि ये जो बच्चा है इसमें यहीं से कंपनी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस। तो ऐसे आपका होता है सी, समझ गए बच्चों? कोई डिफिकल्टी इसमें अभी तक नहीं? क्लियर? ओके। अब आते हैं आपका इंटरव्यू। इंट्रोड्यूस किया आपने, ये पूरा पॉइंट नोट किया गया सभी ने, सबसे ऊपर क्या नोट किया? सबसे ऊपर आपने क्या नोट किया? आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है रिज्यूम राइटिंग, इंटरव्यूज एंड ग्रुप डिस्कशन। आप जब अपना ग्रेजुएशन या पीजी कर लेंगे, उसके बाद आप जब नौकरी लेने जाएंगे तो यही स्टेप्स है जिनके माध्यम से आपको नौकरी मिलेगी। कहीं कभी आप जाएंगे नौकरी लेने, पहले आप अपना सीवी लेकर जाएंगे, रिज्यूम लेकर जाएंगे, आपके रिज्यूम को एचआर एनालाइज करेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लेगा। और आप सभी जानते हैं कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरव्यूज होता है तो जीडी भी होता है, और दोनों में जब आप क्वालिफाई कर पाते हैं तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो सीवी बनाने का तरीका क्या है? सीवी के फॉर्मेट आपको ऑनलाइन बहुत सारे मिल जाएंगे। सीवी के डिजाइन आपने शायद देखा भी होगा, गूगल पे आप टाइप करते होगे सीवी फॉर्मेट, तो सीवी के डिजाइन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, उनमें से कोई भी डिजाइन आप चूज करके अपना बना सकते हो। लेकिन सीवी लिखने का जो पैटर्न है वो बड़ा कॉमन है। डिजाइन तो अलग अलग आप डाउनलोड कर लोगे इंटरनेट से, अपनी चॉइस का आपने शायद देखा भी होगा कि एक फोटोग्राफ इधर होता है सीवी में, है ना, देखा एक फोटोग्राफ डाउन में होता है ना। तो वो केवल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस क्या स्ट्रक्चर आपको देती है जो वेबसाइट्स है। बाकी जो बेसिक पैटर्न है रिज्यूम लिखने का, उसमें जो मेन पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए वो सबके लिए कॉमन है। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, आप शायद नोट भी कर सकते हैं, नोट करते रहिए आप लोग, करियर ऑब्जेक्टिव। समझिए कि आपकी सीवी बन रही है, ये आप बनाइए और समझिए इस चीज को।
तो जरूर नोट करिए। जहां नहीं समझ में आएगा सर से पूछ लीजिएगा। ये 8 पॉइंट्स हैं जो आपके सीवी में मेंशन होने ही चाहिए। पहला है आपका करियर ऑब्जेक्टिव, दूसरा है आपका क्वालिफिकेशन, तीसरा है सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड रेफरेंसेस। ये पॉइंट्स हैं जो सीवी में मेंशन होने ही चाहिए। लेकिन सबसे टॉप पे जब हम सीवी लिखते हैं अपना, तो सबसे टॉप पे हमारा मेंशन होना चाहिए अपना नाम। अपना नाम होगा, अपना ईमेल आईडी होगा और अपना कॉन्टैक्ट नंबर। सबसे टॉप पे लिखेंगे नेम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। अब नेम, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर आपका जो कंप्लीट नेम है आप वो लिखेंगे, नेम प्लस सरनेम, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपका आप लिखेंगे। ईमेल आईडी आप ऐसी बनाएंगे जो कि प्रोफेशनल हो। आजकल लोग फैंसी ईमेल आईडी बनाते हैं, है ना? जैसे कि मेरा नाम पीयूष पांडे है, मैं अपनी ईमेल आईडी करूंगा piyushpande@gmail.com या करूंगा piyush.pandey@gmail.com। ठीक है? अब ये नहीं लिखना कि पीयूष पांडे बाहुबली@gmail.com। आपको पता होगा यंग बच्चे हैं, एक्साइटेड होते हैं बच्चे, यंग बच्चे, कॉलेज के बच्चे, तो वो कुछ ना कुछ इस तरह की आईडी बना लेते हैं। लेकिन यही आईडी जो एचआर देखता है वो सोचता है कि अनप्रोफेशनल है और हो सकता है आपके रिज्यूम को इग्नोर भी कर। तो आपका जो नाम है, जैसे रमेश कुमार है तो ramesh@gmail.com या ramesh.kumar@gmail.com, इस तरह से आपको आईडी बनानी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया। अब एड्रेस पे आ गए। जब आप एड्रेस लिखते हैं अपना टॉप पे, तो एड्रेस के साथ हमेशा पिन कोड मेंशन होना चाहिए। एड्रेस के साथ हमेशा पिन कोड मेंशन है, ये ध्यान दें। फिर जो फर्स्ट पॉइंट आपका आता है दैट इज करियर ऑब्जेक्टिव, कि आप जीवन में बनना क्या चाहते हैं। तो करियर ऑब्जेक्टिव में आप क्या लिख सकते हैं कि सपोज अगर आपको किसी आईटी इंडस्ट्री में जाना है तो आप लिख सकते हैं आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल आईटी प्रोफेशनल। आपको फार्मेसी जाना है, आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल फार्मा प्रोफेशनल। डॉक्टर बनना है, आई वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डॉक्टर। ये आपका करियर ऑब्जेक्टिव कि जीवन में करना क्या चाहते हैं। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन हमेशा आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि जो आप करेंटली कर रहे हैं पहले वो आएगा, फिर आपने 12वीं कहां से की और फिर आपने 10वीं कहां से की। तो अभी आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? बीए कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि आई एम करेंटली परस्यूइंग बीए फ्रॉम दिस कॉलेज। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, आई हैव कंप्लीटेड माय 12th फ्रॉम दिस स्कूल, फिर आई हैव कंप्लीटेड माय 10th फ्रॉम दिस स्कूल। सबसे पहले ये लिखेंगे कहां से अभी ग्रेजुएशन चल रहा है, उसके बाद 12th, उसके बाद 10th। तो हो गया आपका एजुकेशन पॉइंट। फिर हो गया आपका सर्टिफिकेशन। अब सर्टिफिकेशन में क्या होता है कि हम जिस फील्ड में, जैसे कि हम लोग आईटी फील्ड के, तो आईटी फील्ड में हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अगर जावा में पढ़ाई कर रहा है, जावा में कुछ करना चाहता है, जावा प्रोफेशनल बनना चाहता है, तो साइड बाय साइड अपने बीसीए या बीटेक सीएस के साथ साथ जावा का सर्टिफिकेशंस करते हैं। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस जावा के, लाइनेक्स, सी प्लस प्लस के हमारा इंस्टीट्यूट कराता है। तो वो सर्टिफिकेशंस हम बच्चे करते हैं और वो यहाँ सर्टिफिकेशंस में ऐड कर देते हैं कि I have completed certification in J2E, which is called Java to Enterprise Edition, in this particular year, or I have completed the certification in C++ in this particular year. ऐसे ये लिखना जरूरी है और ये सर्टिफिकेशंस करने जरूरी इसलिए हैं क्योंकि ये मार्केट की नीड है। आईटी रिलेटेड सर्टिफिकेशंस करने इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट की नीड है। आईटी डोमिनेंट आजकल हमारी मार्केट है, ठीक है? तो ये सर्टिफिकेशंस आप करें जरूर और वो अपने रिज्यूम में ऐड करें कि I have done some kind of course in Java, I have done some kind of course in C++। एचआर के सामने जब सीवी जाएगा तो अच्छा इंप्रेशन भी देगा। That comes from trainings। यहाँ ट्रेनिंग का मतलब ये है कि आपको मालूम होगा प्रोफेशनल कॉलेजेस में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ
कई जगह प्रोविजन होता है बीटेक कॉलेजेस में, बीसीए कॉलेजेस में, कि बच्चे को एक पर्टिकुलर